नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश देशमुख। आज हम एसीएफ एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है बीज प्रौद्योगिकी। सबसे पहले देख लेते हैं बीज क्या होता है। बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियां जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होता है। अ सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल containing the plant embryo. When the appropriate growth condition is given, it will become the new plant. अब देखते हैं जो आपका बीज है ना। एग्रोनॉमी के अनुसार मतलब सस्य विज्ञान के अनुसार पौधे का कोई भी भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है उसे बीज कहते हैं। और अगर बॉटनी में देखें वनस्पति विज्ञान के अनुसार परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। इसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। उत्तम बीज क्या होता है? उत्तम बीज वह बीज होता है जो स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उपज देता है और भारत में केवल 12% किसानों के पास ही उत्तम बीज पहुंचता है। बीज का क्या महत्व है? मनुस्मृति में एक श्लोक है, इसके द्वारा आप बीज के महत्व को जान सकते हैं। ठीक है, ये एक श्लोक है, इसको आप देख सकते हैं। अब बीज खरा तो भंडार भरा। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल को रोग से बचाने के लिए, अच्छी किस्म का अनाज पाने के लिए उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए हैं। गेहूं और धान के अलावा मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा फल सब्जियों की उन्नत किस्में भी तैयार हैं। ऐसे बीज किसान को उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भी बराबर प्रयास हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है। बीज प्रौद्योगिकी एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बीजों की आनुवांशिक और भौतिक विशेषताओं में सुधार किया जाता है। इसमें विविधता विकास, मूल्यांकन, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रमाणीकरण जैसी गतिविधियां होती हैं। तो अगर हम बात करें जो सीड टेक्नोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी is a method through which the genetic and physical characteristic of seed could be improved. It involves activities such as variety development, evaluation and release, seed production, processing, storage and certification. बीजों का वर्गीकरण है ना, सीड क्लासिफिकेशन। तो पहला है मोनोकॉट सीड, दूसरा है डाइकॉट सीड। मोनोकॉट को एक बीज पत्री भी कहते हैं। वे पादप जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है उसको एक बीज पत्री कहते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। द्विबीजपत्री वे पादप जिसमें दो बीज पत्र पाया जाता है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया। ठीक है, अंकुरण के आधार पर बीजों को दो विविध भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इपीजियल, दूसरा है हाइपोजियल। तो इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? जब कॉटलेडॉन अंकुरण के दौरान मृदा से बाहर आ जाता है तथा यह हरे रंग का होता है जो पहली पर्ण के रूप में काम करता है। तो जैसे मूंगफली है ना, दलहनी फसलें, राजमा, कपास, सूरजमुखी। ठीक है, तो ऐसी फसलों को 3 से 4 इंच गहराई पर बोना चाहिए। दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, जब कॉटलेडॉन अंकुरण के दौरान भूमि से बाहर नहीं आता, जैसे अनाज वाली फसलें। ठीक है, यह ऐसी फसलों में हमें क्या है, बीज को कम गहराई में बोना चाहिए। अनाज वाली फसलों में आपका आता है धान आ जाता है, गेहूँ आ जाता है। तो देखिए ये आपका इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन का डायग्राम है। ठीक है, जब भी आप इपीजियल जर्मिनेशन की बात करें तो वहाँ पे बीज को 3 से 4 इंच गहराई में बोना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपका बीज पत्र बाहर आता है, जबकि हाइपोजियल में नहीं आता। अब बीजों का वर्गीकरण हम देखें तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बीज प्रौद्योगिकी, ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विविध प्रकार के बीजों का है ना, हमने जैसे बताया यहाँ पे बीजों का क्या होता है, वैरायटी डेवलपमेंट होता है ना, मतलब आपका विभिन्न जो बीजों की है ना आनुवांशिक और भौतिक विशेषताओं पे सुधार किया जाता है। तो बीज के जो प्रमुख वर्गीकरण में पहला आपका बीज आता है नाभिक बीज, जिसे हम न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। यह बीज 100% आनुवांशिक व भौतिक रूप से शुद्ध होता है। यह बीज प्रजनक अथवा है ना कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज के लिए पादप प्रजनन वंशावली प्रमाण पत्र होता है। यह बीज बाजार में नहीं बेचा जाता और इसे प्रजनक बीज का जनक कहते हैं। मतलब जो नाभिक बीज है ये कहाँ मिलेगा आपको? बाजार में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह बीज प्रजनक है ना, प्लांट ब्रीडर द्वारा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है और इसके लिए पेडिग्री
है ना, पेडिग्री सर्टिफिकेट लगता है, जिसे हम पादप प्रजनन वंशावली कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रजनक बीज का जनक कहते हैं। तो दूसरा हमारा बीज है प्रजनक बीज, जिसे हम ब्रीडर सीड कहते हैं। ये किससे बनता है, यह नाभिक बीज से बनता है। यह भी 100% भौतिक व आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। यह बीज पादप प्रजनन की देखरेख में किसी संस्था, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम आदि में तैयार होता है। तो ये कौन बनाता है, प्लांट ब्रीडर, है ना, पादप प्रजनन। और ये भी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम में तैयार होता है। इस बीज की पैकिंग सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। यह बीज आधार बीज तैयार करने में काम में लिया जाता है। तो देखिए, जो आपका आधार बीज है ये कहाँ से बनता है, यह प्रजनक बीज की संतति होती है। यह बीज किसानों के खेतों में बीज उत्पादन एजेंसी तथा बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की देखरेख में तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बीज के मानकों को ध्यान में रखकर बीज का उत्पादन करते हैं। इसमें 98% आनुवांशिक शुद्धता होती है और इस बीज के पैकिंग में सफ़ेद रंग का टैग होता है। अब बात करते हैं प्रमाणिक बीज, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। यह आधार बीज की संतति होती है। यह बीज उत्पादन एजेंसियों द्वारा किसानों के खेतों पर तैयार किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था इसके मानकों का नियंत्रण करती है। इस बीज की पैकिंग पर नीले रंग का टैग होता है। यह बीज किसानों को बोने के लिए उपलब्ध किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा C1 और C2 सीड। तो C1 है आपका प्रमाणिक बीज सर्टिफाइड सीड, जो आपके आधार बीज की संतति है। और जो C2 सीड है वो क्या है, आपने जो सर्टिफाइड प्रमाणिक बीज लिया है उसकी जो संतति है उसको हम बोलते हैं C2 सीड। ठीक है, तो ये भी आपका प्रमाणिक बीज है। अब अगर हम बीजों का जो वर्गीकरण है, सीड चयन देखें, तो सबसे पहले आपका आता है न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक बीज। ठीक है, नाभिक बीज की संतति क्या होती है, आपकी ब्रीडर सीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज की संतति कौन सा होता है, फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो फाउंडेशन सीड जिसको हम आधार बीज बोलते हैं, और उसकी संतति कौन सी होती है, सर्टिफाइड सीड। तो जो C1 C2 है ना, प्रमाणिक बीज जो होता है C1 C2, ये क्या होता है, आपका आधार बीज की संतति होती है। तो ये जो सीड चेन है ये फॉलो होता है। और जो आपका न्यूक्लियस सीड है और ब्रीडर सीड है, यहाँ पे आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है और यह किसानों को उपलब्ध नहीं होता। ये प्रजनन, प्लांट ब्रीडर या कृषि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय बीज निगम यहाँ पे उपलब्ध होता है। और इनका उपयोग क्यों किया जाता है, बीज बनाने के लिए। तो न्यूक्लियस सीड से आपका ब्रीडर सीड बनेगा, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनेगा। ठीक है, अब देखो, हमने जो बीज का वर्गीकरण देखा उसमें मैंने अलग अलग प्रकार के आपको क्या बताया, जो टैग बताया था। तो टैग जो होता है, ठीक है, अब जो टैगिंग है, तो आपका हमने सबसे पहले क्या देखा, न्यूक्लियस सीड। तो न्यूक्लियस सीड की टैगिंग नहीं होती है। इसके बाद हम बात करें आपका प्रजनक सीड। तो प्रजनक सीड में क्या होता है, आपका गोल्डन येलो, है ना, पीले रंग का टैग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आधार बीज। तो आधार बीज में क्या होता है, आधार बीज में सफ़ेद रंग का आपका टैग रहता है। फिर हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड या प्रमाणिक बीज में नीले रंग का रहता है। इसके अलावा एक चौथा है, आजकल ट्रूथफुल लेवल सीड चल रहा है, जो आपने हाइब्रिड देखा होगा या फिर संशोधित बीज देखा होगा। यह बीज किसानों तथा बीज की निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसमें ट्रूथफुल लेवल का लेबल लगता है, लेकिन इस बीज के मानक बीज अधिनियम द्वारा रखने पड़ते हैं। इस बीज के लिए उत्पादक तथा विक्रेता जिम्मेदार होता है। तो इसका भी टैगिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे ट्रूथफुल लेवल सीड का टैग लगा हुआ होता है। अब हम अगर बात करें बीज प्रौद्योगिकी, तो इसमें विभिन्न आपके कई प्रकार के विषय शामिल हैं, जैसे बेहतर किस्मों का विकास, इनका मूल्यांकन, इनका उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण एवं परिरक्षण। ठीक है, तो उत्तम बीज के क्या गुण होने चाहिए। उत्तम बीज स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उत्पादन होना चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। नमी का प्रतिशत 8 से 12% तक होनी चाहिए। अब बीज में जो भौतिक शुद्धता है, ठीक है, तो भौतिक शुद्धता हमने बोला 98% से अधिक होना चाहिए। मतलब उसमें कोई अलग खरपतवार या दूसरे कंकड़ या कुछ अन्य चीज़ों का
मिश्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम भौतिक शुद्धता को कैसे ज्ञात करते हैं? तो भौतिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए भौतिक शुद्धता प्रतिशत बराबर शुद्ध बीजों का भार ग्राम में भागित बीज के सैंपल का भार और गुणित 100। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भौतिक शुद्धता निकल जाएगा। भिंडी में भौतिक शुद्धता 99% होता है, गाजर में 95% होता है, तिल, सोयाबीन तथा जूट में 97% रहता है, मूंगफली में 96% रहता है, अन्य फसलों में 98% तक होनी चाहिए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है अंकुरण प्रतिशत। बीज में देखिए, कभी भी आप कोई भी बीज खरीदिए वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है। पहला टैगिंग, तो आपने आधार बीज लिया या फिर सर्टिफाइड सीड लिया या ट्रूथफुल लेवल सीड लिया, इसका एक टैग रहेगा। वहाँ पे आपका सबसे पहले क्या रहेगा, आपकी भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता और अंकुरण प्रतिशत। तो अंकुरण प्रतिशत हमेशा 60% से अधिक होना चाहिए और यह विभिन्न फसलों पर निर्भर करता है। अंकुरण प्रतिशत निकालने के लिए अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या गुणित 100। अगर ऐसा करना है तो अंकुरित प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सीड सैंपल का आकार होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के अनुसार हम कम से कम 400 बीज लेना चाहिए और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अनुसार 200 बीज लेना चाहिए। अब बीज कहाँ से प्राप्त करें? हर 3 या 4 वर्ष बाद बीज बदलना एक अच्छी नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल अच्छी होती है। अच्छी उपज के लिए प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करें जो कि अच्छे संस्थान से ही प्राप्त होंगे। इससे अच्छा जमाव होगा और बीज की किस्म की उत्तमता की विषय में सुनिश्चितता होगी। साथ साथ में बीज की शारीरिक बीमारियों से भी मुक्त होगा। अब हम देखिए, यहाँ पे कुछ फसलें हैं, एक टेबल है जिसमें फसल, भौतिक शुद्धता, नमी का प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत दिया हुआ है। शंकर मक्का में 98% है, नमी उसका 12% है, अंकुरण 90% है। मक्का में है 98%, नमी का प्रतिशत 12%, अंकुरण का 90%। ऐसे ही विभिन्न फसलों का ये आपका भौतिक शुद्धता, नमी का प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत दिया हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, जो बीज है इसके लिए विभिन्न कुछ एक्ट और कुछ लॉ हैं। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब बना था? ये 7 मार्च 1963 में बना था। सीड एक्ट पहली बार कब आया था? 19 दिसंबर 1966। सीड एक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। और जो सीड लॉ कब आया था? 1968। ये डेट याद रखिए, है ना, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक डेट आपको पूछ सकता है। इसके अलावा नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1971 में आया था। न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1988 में आया था और न्यू सीड पॉलिसी 2002 में आया। अब बीज उत्पादन तकनीक, है ना, सीड प्रोडक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे एक टर्म आता है आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसे कहते हैं पृथक्करण दूरी। बीज उत्पादन के लिए फसलों को अपनी प्रजातियों की दूसरी किस्मों के साथ परस्पर पर परागण से अशुद्धता से बचाने के लिए 2 किस्मों के बीच की अथवा जातियों के बीच जो दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी कहते हैं। पर परागित तथा बहुधा पर परागित फसलों में दूसरी किस्मों के पर परागण से बचाने के लिए पृथक्करण दूरी अधिक रखते हैं तथा स्वपरागित फसलों में यांत्रिक मिश्रण से बचाने के लिए पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है। अब जैसे हम आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी देखें तो जो आपकी स्वपरागित फसलें होती हैं जैसे चावल, गेहूं, रागी, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, इसमें आधार बीज में पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर, प्रमाणिक बीज में भी 3 मीटर होती है। टमाटर में 50 मीटर आधार बीज के लिए, प्रमाणिक बीज के लिए 25 मीटर। चौला, सेम, राजमा, इसमें 50 मीटर होता है आधार बीज के लिए, प्रमाणिक बीज के लिए 10 मीटर। मटर में आधार बीज के लिए 20 मीटर, प्रमाणिक बीज के लिए 10 मीटर। तिल में 100 मीटर आधार बीज के लिए और 50 मीटर प्रमाणिक बीज के लिए। ऐसे ही हम देखें पर परागित फसलें जैसे शंकर मक्का हो गया, वहाँ पे आधार बीज के लिए 600 मीटर होता है, ठीक है, और प्रमाणिक बीज के लिए 300 मीटर। शंकर बाजरा में 1000 मीटर, प्रमाणिक बीज के लिए 200 मीटर। मक्का, बाजरा, सरसों में 400 मीटर और प्रमाणिक बीज के लिए 200 मीटर। ऐसे ही विभिन्न और फसलों के बारे में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। अब रोगिंग क्या होता है? जब भी आप देखेंगे कि हम कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे बीज उत्पादन के लिए लगाई गई फसल में किसी अन्य किस्म अथवा खरपतवार का पौधा निकालना रोगिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान से इस शब्द को याद रखिएगा।
विभिन्न फसलों के अंकुरण मापदंड, तो धान, रामतिल, बरसीम, इसमें अंकुरण प्रतिशत लगभग 80% होना चाहिए। गेहूं, चना, राई, सरसों इसमें 85% होना चाहिए। मक्का, संकर में 90% होना चाहिए। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, बरबट्टी इसमें 75% होना चाहिए। मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी इसमें लगभग 70% होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक ध्यान रखिए, मानक स्तर से कम अंकुरण होने पर बीज को काम में न लाएं। यदि बीज की कमी हो तो बीज की मात्रा बढ़ाकर आप बोनी करें। मतलब जब भी आप कोई बीज उगाएं खेत में, उससे पहले आप क्या है बीज परीक्षण कर लीजिए, और अगर वहाँ मानक स्तर से कम अंकुरण होता है तो उस बीज को प्रयोग में नहीं लाएं। लेकिन अगर आपके पास और बीज नहीं है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बीज की दर, सीड रेट बढ़ा देना है। अब विभिन्न फसलों में मानक आर्द्रता, तो अनाज वाली फसलें जैसे आपका हो गया धान, गेहूँ, मक्का, इसमें आर्द्रता प्रतिशत 12% होनी चाहिए। दलहनी फसलें, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, इनमें 9% तक होना चाहिए। तिलहनी फसलें, तिल हो गया, आपका मूंगफली हो गया, इसमें 8% तक आर्द्रता प्रतिशत होनी चाहिए।